चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग डेली आपके लिए मिनी टेस्ट कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम आने वाली है। संविदा शिक्षक वर्ग 2। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। डेली हम लोग मिनी टेस्ट में डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आज के मिनी टेस्ट में 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। कल भी आप लोगों ने मिनी टेस्ट बहुत अच्छे से किया, सभी दोस्तों ने सॉल्व किए क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िएगा इसे ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। देखिएगा 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ठीक है, चलो। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमागत वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 57, 54, 51 या 60 बताइएगा क्या आंसर आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना है, आंसर लाना है क्या आंसर आप सभी साथियों का बन रहा है। ठीक है, इनकी समान जन्म तिथि मतलब है ना, डेट ऑफ बर्थ सेम है और लगातार 7 साल में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स से भी कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, आपके पास तरीका ये है कि 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो लास्ट की 3 है इनका टोटल 63 है। अगर 3 संख्याओं का टोटल अगर 63 रहा तो बीच वाली संख्या क्या होगी पता है? 3 दूना 6 21, ये 21 हो जाएगी। ये 21 होगी तो ये 22 होगी, क्योंकि 1 साल का अंतर है सब में। ये इधर वाली 20 हो जाएगी, फिर इधर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इन सभी की आयु आ गई। अब आपसे पूछा कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना है, तो इनका योग कितना होगा, तो 17 तिया 51 होगा इनका योग, यानी कि 51 होगा। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। एक और तरीका क्या है, बेसिक वाला तरीका है। आप पहले बच्चे की आयु x मान ले, उसके अगले की x+1, फिर उससे अगले की x+2, फिर ऐसे x+3, x+4, x+5, x+6 मानेंगे, तब जाकर के 7 बच्चे होंगे। फिर इन तीनों का जोड़ेंगे तो टोटल 3x + 15 बराबर 63 लिखेंगे। उससे x की वैल्यू आएगी यहाँ पर, फिर उसको रखेंगे तो उससे हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है। जो तरीका आपको ठीक लगे, जो जल्दी आंसर ला पाए, वैसे तरीके को हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना इसे ध्यान से। 160 मीटर, 300 मीटर और 340 मीटर लंबी भुजाओं वाले त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का 4 सही 17/22 गुना है। तो वृत्ताकार पार्क की परिधि मीटर में कितनी होगी? दशमलव में एक स्थान तक दिया है। पाई 22/7, 253.2, 248.8, 251.4, 240.2। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है साथियों। कोशिश करना है, आंसर लाना है। ठीक है, चेक करिएगा, आप लोग सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आया आंसर, सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो 160 मीटर, 300 मीटर और 340 मीटर लंबी भुजाओं वाले त्रिभुजा पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 160, 300 और 340 के अनुपात में। अगर मैं इनका रेशो बनाऊं ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये जो त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चलेगा? 0 0 0, 16 30 34 को और काटे, 2 8 16, 2 15 और 17। तो देखो 8 15 17 जो होता है ना, ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि 160, 300 और 340 क्या है, ये ट्रिपलेट की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, जिसमें बड़ी भुजा 340 ये हो जाएगी, बाकी 160 300 ये हो गई। मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो वो क्या होता है? त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना मान लेते हैं? 160, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी? 300। ये बराबर है, ये जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार पार्क का, वृत्ताकार का
पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार पार्क यानी कि सर्कुलर पार्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका भी कितना गुना पता है, 4 सही 17/22 गुना है ये। ठीक है, इसको और सोल्व कर लें तो 22 चौक 88, पाई आर स्क्वायर में पाई को 22/7 लिख दो, आर का स्क्वायर कोई बात नहीं, 22 चौक 88 और 17 88 और 10 98, 98 और 7 105, 105/22 हो जाएगा ये। और इधर आपका काट लो, इस 2 8 16 यानी कि 80, तो 80 गुणा 300 ये हो रहा है। ठीक है, और क्या मामला जम रहा है, तो 22 से 22 कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15, 15 से 15 दूना 30 यानी कि 20 आ गया, 8 दूनी 16 और 1600 आ रहा है आर स्क्वायर के बराबर, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 40। ठीक है, रेडियस आ गई। अब मुझे वर्ताकार पार्क की परिधि चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस निकालना है तो बड़ा आसान है, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 40। बस इसको सोल्व कर लो, 22 गुना 44, 44 इंटू 4, 44 चौक कितना होता है, 132 होता है क्या, 44 इंटू 4, एक काम करो 22 चौक 88, 88 का डबल कर लो ना यार, 176। ठीक है, 1760/7 आ रहा है, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 1 बच रहा है, 7 एकम 7, ये 251.4 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा ना साथियों, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, कैसे सोल्व किया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, मुझे समझाने में समय लगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालना दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, आपको याद हो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है और लघुत्तम समावर्तक 3082 है। यदि दोनों संख्याएं 23 से अधिक है, यानी कि दोनों संख्याएं जो है वो 23 से अधिक है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1567, 1445, 1627 या 1587। ठीक है, HCF 23 है तो मतलब संख्या भी 23 से कटनी चाहिए। ये भी आप देख सकते हो कि जो संख्या 23 से कट रही होगी, है ना, वही संख्या उनका योगफल होगी। ये भी आप कर सकते, या फिर HCF तो इन संख्याओं, दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा तो उससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं आपके पास। 23 का नियम क्या था, 23 से भाग लगा के देखने का, 23 से भाग लगा के देखोगे तो भी हो जाएगा, और यूं करें तो भी हो जाएगा। जैसे आप उन दोनों संख्याओं का ए और बी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप LCM अपॉन HCF रख दीजिए, 3082/23। 23 से कटेगा, 23 से कम 23 है ना, और 23 से 7 बार 7 बच रहा है ना, 78, 23 तिया 69, फिर 9 बचा, 23 चौक 92, 134। 134 को 2 हिस्से में तोड़ें तो 134 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 चंग 12, 2 7 14, 2 और 67 के इसमें आ रहा है। ठीक है, 2 और 67 के रेशियो में है, तो दोनों को जोड़ने में 69 हो रहा है, 69 और इनका HCF कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, तो 23 का गुणा कर दो तो योगफल आ जाएगा उन दोनों संख्याओं का, और क्या। तो 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 23 नमा कितना होता है, 3 नम 27 का 7 लगा, 2 3 6 18, 2 20, 207, तो ये हो गया। 69 का डबल 70 का डबल, 140 में 2 कम 138। अभी जोड़ लेते हैं, 7 का 7, 8 का 8, 87 यही आ रहा है बस, 13 2 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा ना दोस्तों, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं साथियों, पढ़िएगा इसे ध्यान से, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान देना, समझना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना आप लोग। ठीक करना जरा। मिश्र धातुओं ए बी में तांबा जस्ता 7 8 और 4 1 के अनुपात में है। 2 1 के अनुपात में तांबा जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए, सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हम लोगों ने। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन बनना ही चाहिए। ठीक है, देखो जिनसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ये मिश्रण वाला चैप्टर ये क्वेश्चन नहीं आया अपने को, तो तुरंत अपना कर्तव्य ये बनता है कि मिश्रण वाला चैप्टर एक बार रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, ऐप में बहुत अच्छे से मैंने पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, जो चैप्टर नहीं आया वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर लें आप। ठीक है, क्योंकि किसी भी हाल में सिलेक्ट तो होना ही है। ठीक है, चाहे परीक्षा 2024 में हो या दिसंबर में रिजल्ट आ जाए उसके बाद वैकेंसी आ जाए आपकी, है ना, तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं खूब से खूब, नवंबर दिसंबर जनवरी में तो आ ही जाएगी। ठीक है, चलो देखो, तो ए और बी में क्या अनुपात है? ए में है 7 और 8 का अनुपात, बी मिश्र धातु में अनुपात है 4 और 1 का, और सी जो बनानी है उसमें अनुपात रखना है 2 और 1 का। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से एक चीज लेता हूँ, जैसे 7 ली मैंने, टोटल कितनी हो रही है? 7 और 8 15, 7/15। इसमें से 4 वाली ली तो 4/5, और इसमें से 2 ली तो 2/3। ठीक है, अब 15, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 ही होगा। हाँ, तो सब में 15 गुणा कर दो, 15 का यहाँ भी, 15 का यहाँ भी, 15 का यहाँ भी। 15 से 15 खत्म मतलब 7, 5 से 3 बार मतलब 4 तिया 12, 3 से 5 बार मतलब 5 दूनी 10। ठीक है, तो 7 10 का डिफरेंस 3 और इधर 2, तो 2 3 के अनुपात में कहीं है क्या? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बनेगा ना दोस्तों, वो बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना इसे ध्यान से। लिखा है ए बी से 3 गुना और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ए जो है वो बी से 3 गुना और बी जो है वो सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में पूरी करता है तो बताइए ए उस दूरी को कितने समय में या मिनट में तय करेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चेक करिएगा। चेक करना जरा क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, कोशिश करिएगा। सबसे पहले स्पीड का आप रेशो बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम का रेशो, है ना, स्पीड के रेशो से टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी से 3 गुना है और बी सी से 3 गुना है, तो सी का रेशो मान लेते हैं कि सी की स्पीड है 1 की, तो बी जो है इससे 3 गुना मतलब 3 की स्पीड से चलता है, और ए जो है इससे 3 गुना मतलब 9 की स्पीड से चलता है। तो ये तो आपका आ गया स्पीड का रेशो। ठीक है, और टाइम का जो रेशो होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि 9 3 1 में एलसीएम अगर हम ले लें 9, तो 9 एकम 9 यानी कि ये इसको 1 घंटा लगता है, 3 तिया 9 यानी कि इसको 3 घंटे लगते हैं, और 1 नवा 9 यानी कि इसको 9 घंटे लगते हैं। तो ये स्पीड का रेशो है तीनों का, ये टाइम का रेशो है। अब मुझे बताओ कि ये जो 3 घंटे दे रखे हैं ये किसके हैं? 3 घंटे सी को लगते हैं, सी को 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे टाइम में मेरे बराबर सी का जो टाइम है वो कितना है? 9 है, तो ये 3 घंटे 9 के बराबर है। तो आपको बताना है ए को कितना लगेगा, ए को कितना लगेगा, तो ए का टाइम का रेशो कितना है? 1, तो 1/3 समय आ रहा है, तो 1/3 तो घंटा आ रहा है ना, मुझे मिनट में बताना है, तो 1/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो 20 मिनट आ जाएगा, क्योंकि उसने मिनट में पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा 20 मिनट। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो लोग संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का कोर्स मेंस वाला ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 799 में आपको स्पेशल ऑफर के तहत मिल जाएगा। इसमें सारे चैप्टर आपके पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो सारे चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं। लेयर 3 एजुकेशन, ये वाला ऐप आप डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन, उसमें सभी चैप्टर वाला ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 1 साल की पूरी वैलिडिटी है, यानी कि पूरे 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा रखे हैं, पूरे चैप्टर, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालना। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना इसे ध्यान से। 4 पद समानुपात में है, यानी कि 4 पद है वो समानुपात, पहला दूसरा और चौथा पद जो है वो 4, 26 और 39 है। तीसरा पद आप लोग ज्ञात करिएगा कौन सा हो जाएगा, 13, 3, 6 या 8। समानुपात में मतलब कैसे, जैसे 5 और 10 का समानुपात कितना और 5, 10 का रेशियो 1, 2 बन रहा है, वैसे 5, 10 के जैसे 10, 20 भी है, 13, 26 भी है, यूं। ठीक है, वैसे ये समानुपात में है, समान अनुपात में है। ठीक है, चेक करना है आपको क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। अनुपात में, समानुपात में कैसे लिखते हैं, तो ए और बी का जो रेशो होता है वो समानुपात में होता है सी और डी से। ठीक है, मतलब यहां पर पहला दूसरा चौथा पद दे रखा है, मतलब 4:26 समानुपात है, तीसरा पद नहीं है x मान लो, और चौथा पद क्या है 39 है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 के बटे में 26 है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर x के बटे में 39 है। तो ये तीसरा पद चाहिए, तो 39 का इधर गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा 39 में हो जाएगा, बटे आ जाएगा 26 बराबर तीसरा पद। 13 से काट लो, 13 दूना 26, 13 39, 4 12/2, 12/2 यानी कि 6, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ऐसे आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे को करने में भी थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, ये करना, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 20 खाली कुर्सियों में हॉल में कितने लोग खड़े हैं? यदि 20 खाली कुर्सियां हैं, है ना, कुर्सियों है नहीं कुर्सियां हैं, यदि 20 खाली कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं, ये आप बताइएगा। करना जरा, क्या आंसर इसका बन जाएगा। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, करना आप लोग। ठीक, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि 7/12 भाग पर बैठे हैं, यानी कि टोटल भाग 12 है ना, जिसमें से 7 पर बैठे हैं। ठीक है, तो कितने खाली होंगे? 5 भाग खाली होंगे। ठीक है, 5 भाग खाली होंगे। ठीक है, और 5 भाग लोगों के खाली हैं और 20 कुर्सियां खाली हैं। ये समझ में आया? 7/12 बैठे हैं तो 12 भाग टोटल हैं, उसमें 7 पे बैठे हैं, 5 भाग खाली है, और 5 भाग जो है वो 20 कुर्सियों के बराबर है। ठीक है, तो 1 भाग बराबर 4 कुर्सी होगा। बोलो 1 भाग बराबर कितना होगा? 4 कुर्सी होगा। ठीक, तो इस हिसाब से 4 7 28 पे बैठे होंगे, 28 कुर्सियों पे बैठे होंगे। ठीक है, कितने लोग खड़े हैं? और 4/7 उपलब्ध कुर्सियां, मतलब टोटल 7 कुर्सियां हैं, उसमें से 4 उपलब्ध है, और 4 पे 28 बैठे हैं, तो 1 पे कितने बैठे होंगे? 7। 1 पे 7 बैठे हैं, और आपसे क्या पूछा है कितने लोग खड़े हैं, तो 4/7 पे बैठे हैं, मतलब 3 खड़े हैं, तो 7 के हिसाब से 3 गुणा करेंगे तो 7 या कितना आ जाएगा? 21। तो 21 लोग जो है वो खड़े हैं, और 4 लोग यानी कि 4/7 पे बैठे हैं, मतलब 28 पे बैठे हैं। तो टोटल आपका 49 हो जाएगा। 28 और 1 40, 20 40 और 49, क्योंकि 1 भाग बराबर अभी आपने निकाला, 1 भाग बराबर 4 है, तो 4 7 28। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक बार और वापस से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना है।
एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दुगनी है, तो अर्धगोले और गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अर्धगोला और गोले का फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके काम का है, नहीं तो फिर अपने को मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन से। ठीक है, फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताना जरा क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चल देखो, बात करें अर्धगोले और गोले की। अर्धगोला आपको पता ही है, ठीक है, ये इस प्रकार का है ना, और पूरा गोला ये आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार का पूरा गोला। अब वो बोल रहा है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना वो गोले से दुगनी है। गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मैं r मानता हूं, तो इसकी त्रिज्या 2r मान लेता हूं। ठीक है, और उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठ होता है 4πr² और इसका होगा 3πr²। आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी कि 4r², तो 3π इंटू 4r² और इसका हो जाएगा 4πr²। तो पाई से तो पाई खत्म, r² से r² खत्म, तो इसका हो जाएगा 3 चौक 12, इसका हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3:1 का रेशो बन रहा है। ये रहा 3:1 का रेशो बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। दोस्तों क्लियर यहाँ तक? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से। एक अच्छे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 4 सेंटीमीटर है शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार बनने वाले घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करना, आज के सारे क्वेश्चन शानदार हैं। 10 में से आपके कितने नंबर आते हैं ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 10 में से कितने आपके सही हो रहे हैं ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये घन लगातार जोड़ रखे हैं। ठीक है, यूँ समझो कि ये ऐसा घन है, घन तो आप समझते हैं ना, क्यूब। ठीक है, ऐसे 6 क्यूब लगातार जोड़ रखे हैं, इससे ऐसे करके एक और यहाँ जोड़ा, एक और यहाँ जोड़ा, ऐसे करके 6 लगातार जोड़ रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ रखे हैं। उससे हुआ क्या, तो ये 6 घन जोड़े, हर एक का किनारे ये 4 है, तो 4 4 4 4 ऐसे करके 4 छंग 24, ये घना बन गया पूरा। ये घना बन गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, 24 हो गई। लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 24 है। चौड़ाई कितनी रहेगी, ये चौड़ाई, सबकी चौड़ाई यही रहेगी, तो ये टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और हाइट भी 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4। और घनाभ का कुल पृष्ठ कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 2 इंटू एल बी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित 24 चौक 96 प्लस बी एच मतलब 4 चौक 16, फिर एच एल मतलब 24 चौक 96। ठीक है, तो फिर इनको करें तो 96 90 90 90 180 192 192 और 16 192 और 202 202 और 208 208 का डबल 208 ही हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 208 ही होगा। 416 होना था, 496 की जगह 416 आएगा इसका। 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये सही तो जोड़ा है ना, 6 6 12 6 18 का 8 से लगा 1 10 ने 11 11 9 20। ठीक है, 208 का 416 होना था, गलती से यहाँ पर ये हो गया। 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िएगा, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करना सभी दोस्त सभी मित्र, क्या जवाब आप लोगों का बन रहा है। उस कोण का माप क्या होगा जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 हो, जिसका पूरक
उसके समपूरक का 1/3 हो। ठीक है, चेक करना आप लोग क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, पूरक समपूरक तो समझते हैं ना। पूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक बोलते हैं। जिनका योग 180 होता है उन दोनों कोणों को हम लोग समपूरक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, यहां पर अगर मैं कोण लेता हूं और उसका पूरक पता करना हो, जैसे मैंने यहाँ कोण 10 लिया तो उसका पूरक 80 होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पूरक कोणों का योग है ना। और समपूरक अगर बताना हो तो इस 10 का समपूरक कितना होगा? 170 होगा। ये चीज समझ में आ रही है कि कहाँ से लिखा 170? क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 होता है, तो अगर ये 10 है तो ये 80 होगा। और समपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये 10 है तो ये 170 हो गया। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर ऑप्शन रख रहा हूँ, पहला ऑप्शन 45, तो इसका पूरक 45 ही होगा। लेकिन समपूरक कितना होगा? 180 में से 45 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 135। अब वो यूं बोल रहा है कि जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 हो। क्या इसका 1/3 है? ये 135 का 1/3 है ये? हाँ, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 5 15। हाँ, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया? सही हो गया, बात खत्म। क्लियर? ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ कि जिन दोस्तों को सारे चैप्टर पढ़ना है वो मेंस का कोर्स आज ही ज्वाइन करो और वो 200-300 वीडियो जितने भी है वो सब पढ़ डालो। एग्ज़ाम आपकी होगी निश्चित, 100% होगी। बस आप लोगों को मेहनत करना है तब तक जब तक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। उसके बाद तो गधे भी मेहनत करेंगे, है ना, लेकिन घोड़े तो अभी से दौड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी से मेहनत करिएगा और सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।